अब ये साहब आप देख सकते हैं कि कर्नल बाथ टू मूव हाई कोर्ट अगेंस्ट पटियाला पुलिस फॉर जस्टिस, ठीक है ना। अभी यहाँ पर ये हमें सोचना है कि एक सर्विंग कर्नल जिनके सर पे लाल पट्टा और कॉलर पे लाट जो अपने फ्लैप लगे हुए हैं, उसका कुछ मीनिंग होता है और ये हर किसी को नहीं मिलते हैं, कर्नल नबो को ही मिलते हैं। तो आप सोच लीजिए कि ये मतलब कोर्ट को क्यों मूव हुए, जिसका कारण अब आप आगे वीडियो में देखेंगे कि ये कोर्ट को क्यों मूव हुए। थैंक यू, जय हिंद। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जारडा, जैसलमेर से। दोस्तों, आज के मंथन में हमारे विषय थोड़े ज़्यादा है और मैं उनको शॉर्टकट में ही ज़्यादा लेंथ नहीं करना चाहता हूँ। वीडियो लंबा हो जाता है, बाकी लोगों को देखने में दिक्कत भी होता है, इतना समय भी किसी के पास नहीं होता है। सबसे पहले मैंने सारे दर्शकों का हाथ जोड़ के अभिवादन करता हूं कि आप मेरे वीडियो देखते हो और देखने के बाद में जो आप मुझे सुझाव देते हो, और वो सुझाव के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि मैं अपने गलतियों को सुधारूं। साथ में हो सकता है कि आपकी कही बात मेरे आगे की वीडियो में काम आ जाए, वो आपका सुझाव मेरे आगे काम आ जाए, और अगर मैं कहीं गलत हूं तो भी उस चीज़ को मतलब ठीक कर सकूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कर्नल साहब की पिटाई का जो मामला है पूरे देश में बहुत ही मतलब गर्मजोशी के साथ उठाया जा रहा है। पूरे देश में मामला गर्मजोशी के साथ उठाया जा रहा है, लेकिन कर्नल साहब जो है वो अभी कोर्ट की तरफ मार्च कर रहे हैं। और वो कोर्ट की तरफ क्यों मार्च कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा कारण है। और आपको ये भी मैं बता दूं कि वो हमारे कर्नल साहब, जो कर्नल बास साहब है जिनके साथ में ये मारपीट हुई, उनके बच्चे के साथ में उनके, वो मतलब हमारी अभी प्रेजेंटली उनकी पोस्टिंग भारत सरकार की रॉ एजेंसी में है। अब आप सोच लिए कि वो भारत सरकार के लिए कितने इम्पोर्टेंट आदमी थे या है या होंगे, और उनकी काबिलियत अब आप सोच लीजिए कि वो एक रॉ के इतने बड़े अधिकारी है, कर्नल रैंक के, जिनके साथ ये हादसा हुआ। उसके बाद में इतने सब एविडेंस, इतने क्लियर एविडेंस, होटल वाले से लेके और जो भी सीसीटीवी फुटेज से लेकर बाकी जो सामने आए लोग कर्नल साहब के पक्ष में, जो अपने अपने वीडियोस की फिल्में देने के लिए, ये भी काबिल तारीफ है। और इतने एविडेंस लेके जब उनकी वाइफ पूरे पंजाब में घूमती है या पंजाब में लाइजन करती है, पंजाब के नेताओं को बताती है, पंजाब के बीजेपी के नेताओं को बताती है, पंजाब की जो भी सरकार है या जो भी प्रशासन है उनको बताती है, लेकिन कहीं से कोई संज्ञा न देते हुए पुलिस का वही घिसा पिटा रवैया, सस्पेंड कर दिया। तो सस्पेंड तो कोई सजा नहीं होती है ना, वो तो बाल होने के बाद में उसकी सारी पेमेंट भी मिलती है और एक्स्ट्रा भी उसको जो रोका गया वो पैसा और मिलता है, और अगर वो सही निकल जाता है तो उसको प्रमोशन में 1-2 पॉइंट और ज़्यादा मिल जाता है कि भी गलत सस्पेंड हुआ था। तो कहने का मतलब, जब उन्होंने देखा कि कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है, तो उन्होंने फिर सीधा रुख किया भारत के रक्षा मंत्रालय और भारत के अपने गृह मंत्रालय का। सारे सबूत देने के बाद में अब आप सोचिए कि आप पीछे एक क्लिप देखेंगे हमारे एक सैनिक संगठन की, और चाहे तो वो वीडियो निकाल के देख सकते हैं, ऐसे कई वीडियो देख सकते हैं कि पूर्व सैनिक संगठन उबाल मार रहे हैं। इसको कहते हैं सच्चा डीएनए। एक सैनिक का सच्चा डीएनए इसको कहते हैं कि हमारे साथ में, हमारे प्रॉब्लम में चाहे अधिकारी लोग खड़े हुए नहीं हुए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक हमारे कर्नल साहब को कैसे पीट दिया, कैसे हाथ लगा दिया एक कर्नल साहब को, जो हमारे यूनिट का एक सीईओ होता है या उस रैंक से ऊपर सारे सीईओ या जो भी हमारे कमांडिंग चेन ऑफ कमांड का वो बहुत बड़े मतलब हिस्सा होते हैं, तो कैसे कर दिया। तो पूरा देश का पूर्व सैनिक, जवान, जेसीओ, एनसीओ सारे उबल पड़े हैं। लेकिन आप लोगों ने आज इतने दिन 13-14 तारीख से लेकर 14 के बाद से लेकर आज 21 तारीख हो गई है दोस्तों, सप्ताह भर में आपने नेशनल मीडिया के ऊपर इस न्यूज़ को कितना देखा।
पहली बात, नेशनल मीडिया को छोड़ दीजिए, चलो ठीक है, सोशल मीडिया पे जितने हमारे पूर्व सैन्य अधिकारी है सभी ने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है, उसमें भी कम से कम बहुत सारे जो हमारे मेजर जनरल ब्रिगेडियर, ठीक है ना, बख्शी वगैरह, वो सारे के सारे ही अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। अरे यूट्यूब छोड़िए, कम से कम एक्स के ऊपर भी आप छान मारिए सोशल मीडिया को कि कितने पूर्व सैनिक अधिकारियों ने, बड़े ओहदे वालों ने इस चीज़ की भर्त्सना की है, हो इसको कंडेम किया हो, इसको निंदनीय बताया हो। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। दूसरा, मतलब नेशनल मीडिया पे खबर कम से कम चल रही है तो औरंगजेब की कब्र उखाड़नी है या संभल को क्या करना है, या अभी आने वाले चैत्र के अंदर अभी जो हमारा नवरात्रा पड़ रहा है, रामनवमी पड़ रही है, उसके ऊपर हिंदू मुस्लिम में कैसे झगड़ा करवाना है, इस डिबेट को छोड़ के और कोई देश का वो नहीं है। इतना बड़ा इंसिडेंस, इसको इतना हल्के में लिया गया। और सर्विंग, अगर मान लो सर्विंग अधिकारी थे, वो भी अपना बयान ऑफिशियली जारी कर सकते थे कि भी हम ऑफिशियली, जो पीआरओ होता है आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर, ठीक है ना, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है, तो चीफ साहब उनके माध्यम से अपना संदेश इस देश की पूर्व सैनिकों को और जनता को दे सकता है कि ये हमारा बहुत बड़ा अपमान है सेना का, जो हम सहन न करेंगे, और सरकार से गुजारिश है कि इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लें। भारत की राष्ट्रपति जो हमारी सर्वे सर्वा है तीनों सेनाओं की, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जो मोदी जी, आज मैं बोलूँगा, आपका भी वो था कि कम से कम जब आप देखा आपके सेना के एक कर्नल का इतना मतलब पिटाई तोड़ फोड़ बेगुनाही के साथ में सबसे होने के बाद ये हालत हो गई, लेकिन आपके गृह मंत्रालय या पीएमओ ने कोई ऐसा ट्वीट नहीं किया कि हम इसकी भर्त्सना कर रहे हैं या निंदा कर रहे हैं। भाई साहब, अगला रॉ में नौकरी कर रहा है, अगला रॉ का अधिकारी है, वो समझ चुका है, वो समझता है कि आज भारत के अंदर स्थिति क्या चल रही है। जब मेरे संगठन, मेरी लीग, मेरा मतलब पूर्व सैनिक सेवा परिषद के बड़े बड़े अधिकारी या जो कुछ भी है, अरे अमरिंदर सिंह भी तो कप्तान से आया हुआ था, वो भी तो एक सैनिक का था, अभी बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर है पंजाब का, क्या उसने एक लाइन बोली? तो ये जब इनको लगा कि मुझे यहाँ पे कोई न्याय नहीं मिलने वाला है, ट्रीटमेंट मिलेगा मुझे चंडीगढ़ बेस हॉस्पिटल में और न्याय मिलेगा मुझे कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने हाई कोर्ट का रुख कर लिया और अपने सारे एविडेंस है जो कोर्ट को सबमिट कर दिए। लेकिन यहाँ कर्नल साहब ये नहीं जानते कि साहब, मैं प्रशांत भूषण की एक क्लिप चला देता, लेकिन मैं मजबूरी में नहीं चला पा रहा हूँ कि मुझे वो ऑथराइज नहीं कर रही, लेकिन उसने एक दिन पूरी क्लिप चलाई थी कि कैसे इस सरकार ने जितने जज, स्टेट के हाई कोर्ट के जज प्लस सुप्रीम कोर्ट के जजों की एक बायोग्राफी की हर एक की फाइल बनाई हुई है। उस फाइल में उनके अच्छे कामों का कोई विवरण नहीं है, उनकी कमजोरी क्या है वो उस फाइल के अंदर दर्ज है। और उस फाइल के हिसाब से अगर प्रमोशन भी करना है तो हमें उसी पर का करना है जिसकी कोई कमजोर नस है, ताकि उसको दाब दी जाए समय आने पे। काम करने वाले को प्रमोशन भी नहीं देना है, सीधी सी बात है। वो फाइलें बनी हुई तो कौन सा जज जो सरकार के अगेंस्ट में जाके हमारा साथ देगा सेना का, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन फिर भी चलो, आपने जो कदम उठाया है वो उचित उठाया, लेकिन मैं अपने जेएसयू जुआर के संगठनों को बोल रहा हूं कि इससे आपको समझ जाना चाहिए कि एक रॉ का कर्नल साहब ऑन सर्विस न्याय के लिए अपने सरकार से उम्मीद ना रखते हुए, अपने प्रशासन से उम्मीद ना रखते हुए उसको कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, जिसका मुख्य कारण ये था कि उनके अपने सीनियर अधिकारी ने, किसी ने इसको कंडेम नहीं किया, कोई सोशल मीडिया के अंदर हंगामा नहीं हुआ, कोई सोशल सिवाय हमारे जेएसयू जुआर, क्योंकि हमारा खून उबलता है, अरे हमारे साहब को मारा, हमारे साहब, हम जिंदगी भर हमारा साहब करते आए और आज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी आंखें नहीं खुल रही, क्योंकि हमारे अंदर असली डीएनए है। मैं इसको यहीं पे ख़त्म करूँगा। अभी मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ
कि एक नारा चलता है, जय जवान जय किसान का। किसान हमारे माँ बाप हैं, हम उनके बेटे हैं। और अगर जवाहरलाल नेहरू ने या अपना शास्त्री जी ने, जिसने भी ये नारा दिया जय जवान जय किसान, शास्त्री जी ने दिया था, लेकिन इसमें एक था कि हमें जोड़ दिया गया कि उनको पता था कि जो सोल्जर खड़ा है बॉर्डर के ऊपर वो किसान का ही तो बेटा है। और ये दो ही खंबे हैं जो इस भारत की भूमि को आसमान में लेके खड़े हैं, बाकी किसी की औकात नहीं है जो उसको लेके खड़े हो जाए। लेकिन आपने अभी 2 दिन पहले देखा कि 3 मंत्री आते हैं भारत सरकार के, और यहाँ भी एक चीज़ और नोट करने वाली है कि बीजेपी और आप दोनों आमने सामने ऐसे है, काटने के लिए दौड़ती है, लेकिन जब इनको कोई कांड करना होता है या किसी को इस तरह से करना होता है तो ये कैसे करते हैं, उसका ये सबसे बड़ा अनुपम उदाहरण है कि दोनों ही साथ आ जाते हैं। 3 मंत्री आते हैं केंद्र सरकार से, 3 मंत्री है जो आपके यहाँ से डिटेल होते हैं, और इनका चंडीगढ़ के अंदर वार्ता रखी जाती है, इनकी 7वीं। और जब 7वीं वार्ता रखी जाती है और वार्ता ज़्यादा नहीं चलती है, ठीक है ना, और उस वार्ता में जो वार्ता होती है तो आप सोचो कि जो 13 महीने से चल रहा आंदोलन, सिर्फ शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर, जिसके ऊपर लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा के वो है जो भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, आप सोचिए कि जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उनको डिटेन कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद उसके बाद में वही सरकार, ये कोई एक पल की 1 घंटे की बात नहीं थी, ये बहुत बड़ा प्री प्लान होके ही ये मीटिंग रखी गई थी कि कैसे इनको यहाँ से हटाया जा सकता है। और फिर तुरंत जेसीबी लेके निकली जाती है और जेसीबी से उनका शंभू बॉर्डर और जो खानौरी बॉर्डर के अंदर जो भी उनके रहने के जो भी बनाए आशियाने थे उनको 1 घंटे में तोड़ दिया जाता है। शाम तक जो बड़ी बड़ी सीमेंट की दीवारें बनाई हुई थी, दिल्ली कूच कर रहे थे हमारे किसान, तब उनको रोकने के लिए, और उनको भी हटा दिया जाता है। तो देखो कैसे 2 दुश्मन हाथ मिला के और किसानों का आंदोलन का दफन कर दिया। और उसका मेन कारण क्या था, जब शाम को मैंने एक डिबेट सुनी और उस डिबेट के अंदर बहुत ही सच्चाई से एक किसान के नेता ने बोला कि साहब ये उनकी ताकत नहीं है, ये हमारी फूट थी, जो हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी थी वो आज टुकड़े टुकड़े हो गई, और उस फूट का फायदा उठा के सरकार ने ये कांड कर दिया। आज अगर वो फूट नहीं होती, और सरकार ने सबसे बड़ा काम क्या किया कि नए नए संगठन खड़े कर दिए अपने पैसे से, अपने बलबूते से, अपने मतलब वो उस हिसाब से, और वो संगठन इन किसानों के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं और कहते अपने आप को किसान संगठन है। और यही हाल अब पूर्व सैनिकों का भी होने जा रहा है। जो हमारे पूर्व सेवा परिषद है, क्या है, संघ का है, ठीक है ना, जो हमारी ये अधिकारियों की जो है क्या है, सरकार की है, कब की है, सन 60 की है। तो कौन है हमारे साथ में? और अभी वीर बहादुर सिंह ने जो स्टेप उठाया उसमें क्या है, उसमें मुझे नहीं लगता कि भी सभी एक तरह से मतलब अपना दिल साफ करके वहाँ पहुँच जाएंगे। अपनी अपनी कंडीशन से सारे रखेंगे, कंडीशन पे जब वो नहीं होगा तो वो फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन इससे ऊपर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, अपने तहे दिल से बात करना चाहता हूँ, और मुझे किसी को बुरी लगे तो मैं पहले हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ कि दोस्तों अगर सैनिक हो तो 27 तारीख को किसी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने या न बने, आप लोग जो पहुँच सकते हैं वो वहाँ पे पहुँचिए, वहाँ पहुँचिए। ये 27 तारीख आपकी ये आखिरी रैली समझ लो आप। अगर इसमें भी अगर आपने कोई बट किंतु परंतु ढूंढा, और लोग ढूंढेंगे, लेकिन आप मत ढूंढो। जरूरत पड़े तो अपने संगठन से भी ऊपर उठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप अपना काम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का करो। आप किसी के गुलाम नहीं हो, किसी ने आपको वो नहीं कर रखा है। एफईए के अध्यक्ष ने क्लियर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दिया है कि जवाब दो, नहीं तो हम आंदोलन में जा रहे हैं। क्लियर संकेत है। आज उन्होंने पोस्ट डाली, वो भी मैंने पीछे क्लिप डाली है, क्लियर संकेत है कि वो एकता की तरफ है।
तो बाकी संगठनों को भी ये बोलते हैं भाई अपना मंथन जो करना है कर लो और आ जाओ और 27 तारीख की रैली को सफल बनाओ, ठीक है ना। पंजाब के संगठनों को विशेष तौर से बोलूँगा, जो ये धोखा आपके साथ में हुआ है वो धोखा आपके किसानों के संगठनों के टूटने से हुआ है। आज आपकी जो ताकतें थी, जो खाप पंचायतें हैं, वो खाप पंचायतें सरकार के पक्ष में चली गई। जो एक किसान की ताकत होती थी खाप पंचायत, और आज वो सरकार की तरफ बात कर रही है। अब मैं आपको बहुत ही कड़ी बात कहने चाह रहा हूँ जो आपको बहुत बड़ी चुभेगी। जब हम आंदोलन में होते हैं तब हम सैनिक, किसान या अपना जिस एम के लिए हम आंदोलन करते हैं वो हमारा नाम होता है, मजदूर यूनियन या जो भी है वो हमारा नाम होता है। लेकिन जिस दिन वोट होता है उस दिन न हम पूर्व सैनिक रहते हैं, न हम किसान रहते हैं, न हम मजदूर संघ के रहते हैं, न हम कर्मचारी संगठन के रहते हैं। उस टाइम हम अपने कौम में लौट जाते हैं। मैं ऊंच नीच दलित, मैं वो और मैं उस कौम का हूँ। और वो सारे अपने घरों में लौट के, और ये सारे के सारे जो आपकी पहचान थी पूर्व सैनिक या किसान संगठन की, उस संगठनों की को मतलब धत्ता मारते हुए जाके अपनी कौम में खड़े हो जाते हो। और तब वहाँ आप जाके अपनी कौम के हिसाब से आगे वोटिंग करते हो। तब जाके फिर आप बोलते हो कि वापस आते हो यहाँ संगठन में कि हम तो आपके साथ में हो। अरे भाई, तुम जिसको ताकत दे के आ गए, जिसके अगेंस्ट में हम लड़ रहे थे, तो अब वो ताकत तुम दे के आ गए खुद ही। अब कौन सा किसान है, कौन सा पूर्व सैनिक है? अगर तुम्हें वोट देना था तो तुम्हें अपने संगठन के हिसाब से निर्णय लेना था कि हमारा पूर्व सैनिक संगठन पूरे हिंदुस्तान का वोट किस पार्टी को देगा या पूरे देश के किसान किस पार्टी को देंगे। किसके साथ धोखा हो रहा है, इस धोखे को कैसे मिटाना है। अगर प्रेजेंट सरकार आपके साथ चलती है तो आप इस सरकार को लेके आइए, ये नहीं चलती है तो आप अल्टरनेट ढूंढिए। ये कोई जरूरी नहीं है। अब आप सोचिए, एक अंधा आंदोलन में क्या था ऐसा मुद्दा, कौन सा ऐसा मुद्दा था? लोकपाल का। आज लोकपाल से मिल रहा है न्याय, और सरकार चेंज हुई कि नहीं हुई? और आप लोग उसके बाद में कितने आंदोलन कर लिए। सरकार के का बदलना दूर, सरकार को टच नहीं कर पाए आप लोग। आपकी आवाज सरकार तक टच नहीं कर पाई। भाई साहब, किस मुगालते में हो कि वो सुन लेंगे? उनको झुकाने के लिए अब आपको सबको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। आपको या तो आप राजपूत ब्राह्मण पढ़ के बीजेपी में हो जाइए, और या फिर राजपूत ब्राह्मण होकर बीजेपी के सामने अपनी शर्त रख के अपनी संगठन के हिसाब से आगे बढ़िए कि हम उसमें नहीं है, हम पूर्व सैनिक संगठन की बात करें, हमारी ये मांगे स्वीकार करो, हम आपको वोट देंगे। हम किसान हैं, हम किसी जात कौम नीच मजहब किसी में नहीं है, ठीक है ना। कोई दलित नहीं है, हम किसान हैं और किसान ही हमारी कौम है। अब हमें अपना ये MSP चाहिए। देते हो तो हम आपको वोट देते, नहीं देते हो फिर नहीं देंगे। जब तक आप इस स्टेज पे नहीं आओगे, आप आंदोलन करते हो एक संगठन के नीचे, जब आप वोट देते हो तो अपनी कौम के नीचे। कहाँ देते हो भैया? फिर किसको दोष देते हो? जब सत्ता हाथ से चली गई, आपके पास है ही नहीं, वो सुनेगी भी नहीं, उसको पता है उनको कैसे तोड़ा जाए, और आप टूट जाते हो। अब बातें हैं DAR के ऊपर। मैंने भी पूरा खंगाला, सबके अंदर 100% DA, लेकिन अभी आपको 60-61 से ऊपर नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी जो गफलत है, उसको आप अपने एजेंडे में शामिल करो कि भाई हमें बताओ कि ये ऐसे मतलब पीछे ऐसा कौन सा सिस्टम था जिसके आधार पे हमारा DA इस हिसाब से बढ़ गया और अभी हमारा DA गिर क्यों रहा है। ये आप अपने आंदोलन के अंदर जब तक सरकार के सामने खड़े नहीं होगे, सरकार को क्या चाहिए? सरकार को तो चाहिए कि आपको देना नहीं है, बस देना नहीं है। लेकिन इसके बाद में आगे इस पे भी आऊँगा, ठीक है ना, इस पे आगे भी आऊँगा कि अब इसके अंदर आप बोलते हो कि हमारा पे कमीशन आ रहा 8वां और फिटमेंट फैक्टर हमें ये चाहिए वो चाहिए। आप चिंता मत करो, सरकार को अगर देकर के निकालना है, आपको पता कि सरकार अपने चक्रव्यूह में फंस चुकी है, और गौर से सुनना कैसे फंसी है।
उसने 12.5 लाख आपका टैक्स माफ़ कर दिया। अब 12.5 लाख टैक्स माफ़ कर दिया, तो अगर वो आपको फिटमेंट फैक्टर दे के आपकी पेमेंट साल में 12.5 लाख से 12,51,000 या 12,50,000 100 रुपया नहीं करेगी, 100 रुपये ऊपर होते आपका 12.5 लाख का टैक्स लग जाएगा। आप चिंता मत करो, सरकार अपने आप आपको फिटमेंट फैक्टर वो देगी कि जितने भी कर्मचारी है वो 80% कर्मचारी इसके दायरे में आ जाए कि जिनकी सालाना इनकम, उसकी पे, पेंशन और उसके जो भत्ते होते हैं वो सब मिला के वो 12.5 लाख से 1 रुपया ज़्यादा हो जाए। ये आप अपने पे कमीशन में देख लेना। 80% कर्मचारी, ए बी वाले तो आ ही रहे हैं, जो सी ग्रुप के कर्मचारी ये आप खुद देख लो ना। जो अभी पुराने जो ऑनररी कैप्टन हैं साहब लोगों, आप लोग तो पे कमीशन का अगर 1.6 देगा तब भी आपका तो 1 लाख से ऊपर हो जाएगा, साल में 12 लाख से ऊपर चले जाओगे आप। समझ रहे हो मेरी बात को? और 12 लाख से ऊपर जाते ही आपका पूरा अपने आप कट जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही सीनियर सूबेदार मेजर जो पुराने लोग हैं जिनकी पेंशन अभी 65-70 साल जा रही है, तो वो तो लाख से ऊपर जाएगी। अगर 2 के अंदर भी फिटमेंट फैक्टर रहा तब भी आप लोग चले जाओगे लाख से ऊपर, और 12 महीने के अंदर 12 लाख से ऊपर निकल जाओगे। फिर क्या करोगे आप? 12 लाख 1 रुपये होते हैं, 12,50,000 एक जो उनका टर्म कंडीशन है वो आपका कट जाएगा। अब इसमें वो नहीं है कि आपका 12 लाख काट के ऊपर वाला आपको देना है। वो बोलते हैं ना, वो माँ चली गई जो दूध पिलाती थी, अब नहीं है। अगर ऊपर 1 रुपया हो गया, जैसे वो अरविंद केजरीवाल कमाता था ना, 100 यूनिट फ्री, 101 हो गया तो 500 यूनिट हुई तो 500 की 500 की लाओ भाई। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिटमेंट फैक्टर आपका तैयार है। आपकी कर्मचारियों की ABC ग्रुप को उठा के सीधा ही 12.5 लाख से ऊपर लेके जाना। जिससे फायदा क्या होगा? आपको पैसा मिलेगा तो सरकार को टैक्स मिलेगा, आप खर्चा करोगे तो सरकार को टैक्स मिलेगा, आप गाड़ी लोगे तो सरकार को टैक्स लगेगा। आप वो 12.5 जो आपको मिलेगा, अगर आप जमा करोगे तो सरकार को टैक्स लगेगा, आप विड्रॉ करोगे तो सरकार को टैक्स मिलेगा। तो आप चिंता मत करिए, सरकार कोई ना अपने पॉकेट से देगी ना, सरकार ने सिर्फ चंद लाइनें जोड़नी है और आपको 12.5 लाख से ऊपर निकाल देना 8वें पे कमीशन में 80% कर्मचारियों को, फिर बचा लेना अपना इनकम टैक्स। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ और मेरी बात को आप छोटे में मत लेना। ये है आपका 8वां पे कमीशन। आप सोच लीजिए अप्रैल आ गया है, ठीक है ना, अभी तक आपकी 8 पे कमीशन की बॉडी नहीं बनी है। जब बॉडी नहीं बनी मेरे भाइयों, तो आप सोचो कि आपको कौन है जो मतलब आपके लिए निर्णय लेगा। तो निर्णय ले रही है सरकार। आप दिल्ली के सोशल मीडिया में लेटर्स नहीं देखते हो जो सरकार के निकले हुए? ये सारा काम तो उस बॉडी का है। उस बॉडी ने एनालाइज करके अपनी रिकमेंडेशन भेजनी सरकार को। आप पिछले पे कमीशन कम से कम उठा के पढ़ो तो सही यार, जो जानकार हो पढ़ो तो सही कि कैसे पे कमीशन होता है और आज क्या हो रहा है। आज तो पे कमीशन बन रहा है, सरकार बना रही है, और मेरे ख्याल से जब पे कमीशन पूरा बन जाएगा तब एक गजट निकलेगा, 4 आदमी का नाम आएगा, भाई इसको स्टडी करो और इसको रिकमेंड करो। अब बीच का जो वो था ना कन्वर्सेशन, वो चला गया। अब नेवल हेडक्वार्टर को बोल दिया कि आप सभी संगठनों से बात करके हमें बता दो। हर किसी को बोल दिया, सबको बात कर आप बता दो। तो फिर जब पे कमीशन के जो बंदे हैं उनका क्या मीनिंग हुआ भाई? सिग्नेचर, फॉर्मेलिटी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए दोस्तों, आपके पास 27 तारीख है। पहले तो मैं संगठनों को बोलूँगा कि छोटी मोटी चीज़ हो उसको अवॉइड करते हुए सभी साथ में आए, और उसके बाद में बोलूँगा मैं इंडिविजुअल को कि भाई आप पूर्व सैनिक हो और पूर्व सैनिकों के हक के लिए ये एक ऐसा मौका है। मुझे कोई वीर बहादुर सिंह साहब से तगमा लेना नहीं है, न किसी और से लेना। कोई सोचे कि भाई मैं उन्होंने कोई मुझे ऐसे काम करने के लिए बोला है, ये मेरी अंतर आत्मा बोल रही है कि हमें वहाँ पे पहुँचना चाहिए। मैं हर किसी से हाथ जोड़ के यही विनती करूँगा कि भाई आपका संगठन नहीं पहुँचता है, मना करता है, तो भी आप वहाँ पे पहुँचिए, ठीक है ना, आपके हक के लिए।
और नहीं तो फिर छोड़िए, कुछ भी नहीं है, अपने घर बैठिए, जो मिलना है वो आपको ये सरकार दे देगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हमारे पूर्व सैनिक संगठन के, कैथल के संगठन के मतलब जो एक पदाधिकारी है, और वो कर्नल साहब की पिटाई के ऊपर कितना मतलब इस वीडियो को जब मैंने देखा तो बहुत आग बबूला होके, और उन्होंने प्रधानमंत्री को भी लिखा है कि ये मतलब कृत्य बहुत ही निंदनीय है। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि ऐसे जेशुद्वार के जो हमारे हजारों संगठन हैं, उन्होंने सभी ने विरोध प्रदर्शन किया। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका कारण आप मेरे वीडियो में सुन चुके हैं। तो साथियों, ये आगे विशेष सूचना, और विशेष सूचना यही है कि जो बीच में बाला साहब ने जो एक पोस्ट डाली थी, उसी के ऊपर ये FEA के जो भी मतलब पदाधिकारी है, उसने ये पोस्ट डाली है। और पोस्ट डालने वाले जो हमारे फेडरेशन के एक कार्यकारिणी काउंसिल मेंबर ही है। और उन्होंने सबसे बड़ी जो बात कही है वो ये कही है कि FEA का रुख निर्णय लेगी। आप सबको विदित रहे कि FEA आप सबके स्वाभिमान सम्मान को किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देगी। इसका मतलब कि वो एकता की पक्षधर है। FEA मैनेजमेंट काउंसिल ने 9 मार्च की मीटिंग के सभी मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया, और उस मीटिंग के डेलीगेशन के सोशल मीडिया पर जारी बयानों और पोस्टों का गहन विश्लेषण किया है, जिसके आधार पर तथा आप उनके हितों को सर्वोच्च रखते हुए निर्णय किया कि जिसको ऑनलाइन फोर्टनाइटली मीटिंग में या उचित समय पर सभी को बताया जाएगा। चलो, आप लोग अपना FEA के जो भी है वो वेट करें। और ये जो पोस्ट है वो मैंने आपको बता दी FEA की स्टैंड के बारे में।